मुजम्मिल मलिक है। और मेरी जानिब से आपको सिविल लॉ सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। जो सब्जेक्ट्स मेरे पास अवेलेबल हैं आपके, वो सीपीसी के हवाले से हैं, जो सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस है 1962 की। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 का। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है जो 1877 का है। और इसके अलावा, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जी सर, आ रही है। वालेकुम सलाम। चलो ठीक है। अच्छा, ये उसके हवाले से था, ठीक है। जो ये सब्जेक्ट्स हैं, इसमें जो खुशकिस्मती है आपकी भी और जो मेरे पास भी अपॉर्चुनिटी है, वो ये है कि ना सिर्फ मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, बल्कि उसके अंदर मेरे पास स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी है। तो ना सिर्फ हम कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन को समझ सकते, बल्कि जो उसका अदालतों के अंदर जब उसको देखा जाता है स्पेसिफिक रिलीफ के अंदर, और जब उस कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से सिविल प्रोसीजर कोर्ट के अंदर प्लीडिंग्स की जाती हैं, तो वो तमाम स्टेजेस मेरे पास मौजूद हैं और वो एक ही क्लास के अंदर देखे जा सकते हैं। अब आप ये देखें कि अब अगरचे ये क्लासेस जो हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, लेकिन रिसेंटली अगर देखा जाए तो जो एग्जाम का स्टाइल है और जो क्राइटेरिया है वो काफ़ी अनऑर्थोडॉक्स सा है। ऑर्थोडॉक्स क्राइटेरिया ये होता है कि आमतौर पर स्टूडेंट ये समझता है कि एक एग्जाम्स में कुछ मखसूस टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, वो उन टॉपिक्स को याद करेगा, चाहे वो गाइड बुक से करे या किसी भी हेल्पिंग बुक से करे, और फिर उनमें से सवाल आ जाएंगे और उसकी जानिब से अटेम्प्ट कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप लेटेस्ट पैटर्न को देखेंगे, तो अब ये मामला तमाम कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में और ख़ुसूसन लीगल जो पर्चे हैं, जो लॉ के पर्चे हैं, उनके अंदर ये तब्दील हो चुका है। अब उसके अंदर सिचुएशंस पुट की जाती हैं, उसके अंदर डिटेल्ड क्वेश्चन किया जाता है, जिसमें इनवाइट किया जाता है कि स्टूडेंट की जानिब से डिस्कशन की जाए। ऐसे में वो स्टूडेंट जो ये समझता है कि वो जस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेगा, उसके लिए काफ़ी डिफिकल्टी होती है। अगरचे ये बात सच है कि आपकी जानिब से कोई भी एग्ज़ाम तैयार किया जाएगा तो पहले आपका फोकस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे होना चाहिए, और फिर आप उसके बाद मूव ऑन करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली जब एग्ज़ाम ही सिचुएशन बेस्ड है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर जो मुख्तलिफ लॉज हैं और उनका जो इंटरलिंक है, उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही अगर उसको स्टडी किया जाएगा, तो ही ये मुमकिन है कि एक स्टूडेंट की जानिब से उसका जवाब दिया जाए। अब इसके अंदर सिलेबस में अगर आप देखें लिमिटेशंस एक्ट के, क्योंकि ये शॉर्ट इनेक्टमेंट है, इसके अंदर इम्पॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट जो सेक्शंस हैं उनका तस्वर नहीं है। तो इसके अंदर जो हमारा फोकस होगा, एक तो इसको समझ लिया जाएगा कि उसके सेक्शन के अंदर लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, और फिर जो पास पेपर्स के अंदर उसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सिचुएशंस दी हुई है, उनको इंटरप्रेट किया जाएगा कि क्या हमें जो हमने उसको पढ़ा है उसकी समझ आई है या नहीं आई। दूसरा पोर्शन लिमिटेशंस एक्ट का डील करता है कि मुख्तलिफ सिचुएशंस में लिमिटेशंस एक्ट किस तरीके से अप्लाई होगा। जब वो रेलिवेंट टॉपिक्स कवर किए जाएंगे स्पेसिफिक रिलीफ के हवाले से, सीपीसी के हवाले से, तो तब उनको देखेंगे। और इसके अलावा अ, जो हमारे पास मौजूद है ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और स्पेसिफिक। अब क्योंकि ये दोनों ही सब्जेक्ट मेरे पास मौजूद हैं, तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन पढ़ लेंगे, और उसके अंदर फॉर्मेशन से मुराद ये है कि उसका कम्युनिकेशन की भी हो गया, उसके बाद हमारी जानिब से उसका एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना लिया गया जिसकी कंसिडरेशन भी ठीक है, जिसकी कंटेंट भी ठीक है, और कोई फ्रॉड जैसी चीज़ नहीं हुई, तो फिर हम उसकी रेमेडीज की तरफ जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट की, कि उसकी रेमेडी क्या होगी जब उसकी नॉन परफॉर्मेंस। यानी कि अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वो पोर्शन जिसमें परफॉर्मेंस की बात की गई है, उसको छोड़ के हम पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखेंगे, जहाँ पे बात की गई है कंपनसेशन की। और साथ ही जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का है, हम डायरेक्टली उसके अंदर चले जाएंगे, क्योंकि जो दोनों सब्जेक्ट्स है वो मेरे पास है। तो ये बेसिकली मेरा मुराद है जब मैं बात करता हूँ कि उसको इंटरलिंक करके पढ़ा जाए, ताकि उनका जो एक्शन है उसको इकट्ठे तरीके से समझा जा सके। जो सिविल प्रोसीजर कोड है, इसको हम बाकियों की निस्बत थोड़ा बाद में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो पहले छोटी इनेक्टमेंट्स है उनको समझ लिया जाए। उसके बाद जब उनके अंदर समझा हुआ होगा, उसी के रेफरेंस से फिर प्लीडिंग को भी समझा जाएगा। और जब ये सिलेबस कवर हो जाएगा और उसकी मैंने स्कीम इस हवाले से बनाई हुई है, तो फिर हमारी जानिब से देखा जाएगा कि पास पेपर के क्वेश्चंस के अंदर किस तरीके की सिचुएशंस हैं और वो आप सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जो मेरा क्लास है और उसके अंदर जो मेरा फोकस है आपके ऊपर, मेरे लिए आप लोग ही जुडिशियल ऑफिसर्स हैं।
जिनकी जानिब से ऑर्डर्स लिखे जाएंगे, जिनकी जानिब से जो सिचुएशंस हैं जो लॉ में और फैक्ट्स में प्रेजेंट की जाती हैं उनको इंटरप्रेट किया जाएगा। और मेरे लिए आप ही काउंसल्स हैं जो कि रिप्रेजेंट करेंगे एप्लीकेंट को भी या प्लेंटिफ को भी, और रिस्पोंडेंट को भी, या जिसे डिफेंडेंट कहते हैं। तो दोनों साइडों से वो किस तरीके से करेगा ये मेरी जानिब से देखा जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में बीइंग अ लॉयर, बीइंग अ जुडिशियल ऑफिसर, आपके पास इसी तरीके की सिचुएशंस आती हैं जो हर सिचुएशन को कवर कर रही होती है। तो आपको उसी हवाले से मेरी जानिब से तैयार भी किया जाएगा। अब इसमें एक और चीज़ इसमें यह है कि जो मेरा फोकस है वो ये है कि आपकी जानिब से बेयर एक्ट की लैंग्वेज के साथ आपको कनेक्ट किया जाए। इस पर्पस के लिए मेरी जानिब से एक तो ये किया जाएगा कि आपको बेयर एक्ट इंग्लिश के अंदर जो उसकी लैंग्वेज है वो आपके साथ पढ़ी जाएगी, आपको जज़ब करने दिया जाएगा उसको। और फिर उसी के साथ आपको जो उसके इनेक्टमेंट का उर्दू वर्जन है जो गवर्नमेंट की जानिब से, वो भी दिखा दिया जाएगा। अलबत्ता जो उर्दू वर्जन है उसका जो एक एक फिक्रा है वो मेरी जानिब से नहीं पढ़ा जाएगा, लेकिन स्क्रीन पे आपको लाजमी तौर पे दिखाया जाएगा, ताकि जो रिकॉर्डेड लेक्चर है उसके अंदर आप कम से कम उसे पास करके आराम से तसल्ली से अपनी पढ़ सके। एक तो वो इस वजह से अहम है कि आपको फेमिलियरिटी हो उस रूल के हवाले से जिसके अंदर वो लिखा हुआ है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। दूसरा इसका ये भी पर्पस है क्योंकि अब जो कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है, खसूसन जो सीजे और एएसजे के हैं, उनमें बाज़-औक़ात अब जजमेंट का पोर्शन दे दिया जाता है जिसका उर्दू तर्जमा आपने करना होता है। तो वो स्टूडेंट्स जिनकी जानिब से ज़्यादा फेमिलियरिटी नहीं होती कि उर्दू के अंदर किसी चीज़ को किस तरीके से बयान किया जाता है, तो उन्हें डिफ़िकल्टी होती है। बेसिकली ये एक बेनिफिशियल एक्सरसाइज है जो आपको करवाई जाएगी और आप करेंगे जब आप मेरे साथ ये इसको पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ मैं ये करना चाह रहा था कि जो सिचुएशंस हैं और जिस तरीके से ऑर्डर्स पास किए जाते हैं, तो उनका बेसिकली आपको एक सैंपल भी दिखा दिया जाए कि जब किसी सिचुएशन के हवाले से ऑर्डर पास कर दिया जाता है तो वो नज़र किस तरीके से आता है। और ये बेसिकली अप्लाई होगा ज़्यादातर आपके सिविल प्रोसीजर के अंदर, क्योंकि सिविल प्रोसीजर एक बहुत ही ज़्यादा वाइड किस्म के सिचुएशंस को डील करता है। उसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत सारे सिचुएशंस को कवर करने के लिए है। बाय इटसेल्फ उसको पढ़ के या टॉपिक्स को पढ़ के या इवन बेयर एक्ट की लैंग्वेज को समझ के भी स्टूडेंट इस पोजीशन में नहीं होता कि वो बता सके कि ऑर्डर के अंदर क्या चीज़ लिखी हुई होनी चाहिए या क्या चीज़ लिखी जा सकती है, या ये कहा जाए कि वो उसकी बुनियाद पे अगर एज अ काउंसिल भी वो मौजूद है अदालत में तो उसकी जानिब से क्या आर्गुमेंट किए जा सकते हैं और क्या आर्गुमेंट उसकी जानिब से नहीं किए जा सकते। तो जब आपको एक प्रैक्टिकल उसका फॉर्मेट दिखाया जाएगा तो बेसिकली उसका मकसद ये होगा कि आपकी जो इमेजिनेशन है उसे स्टिमुलेट किया जाए, ताकि आपको ये मालूम हो कि जो अगर सिविल प्रोसीजर है तो वो किस तरीके से अप्लाई होता है एक्चुअल सिचुएशन में। आज चूंकि डेमो लेक्चर है इस तरह के मैं कुछ ऑर्डर्स आपको दिखाऊंगा भी सही, ताकि आप मेरी बात को मुकम्मल तौर पर समझ सके, क्योंकि अगर वर्बली बताया जाए तो शायद वो बात उस तरीके से कम्युनिकेट नहीं हो पाती। फिर इसमें अगर टीचिंग पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एक और चीज़ ये आ जाती है कि क्या टेस्ट सीरीज होगी और क्या टेस्ट सीरीज नहीं होगी। ऑर्डिनरली स्टूडेंट की जानिब से ये समझा जाता है कि टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, उसकी जानिब से ये भी समझा जाता है कि उसे वॉलंटियर करना चाहिए टेस्ट सीरीज के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, परफेक्ट टाइम किसी के पास नहीं होता। तो अगर एक पर्सन विलिंग भी है, वो पार्टिसिपेट करना भी चाहता है, तो लाजमी नहीं है कि वो उसको टेस्ट को तैयार कर सके। उसका नतीजा ये होता है कि जब वो स्टूडेंट एक चीज़ के लिए विलिंग होता है और वो कहता है कि हाँ मैं ये टेस्ट तैयार करूंगा, और उस दिन वो नहीं कर पाता, फिर नेक्स्ट आता है वो उसको भी नहीं कर पाता, चाहे उसकी मसरूफियात हो या नेगलेक्ट हो या जिस तरह है, तो वो उससे बड़ा वो गिल्ट फील करता है और ये गिल्ट उसको फिर गिव अप करने पे मजबूर कर जाता है, नेगेटिव थॉट्स उसकी आती हैं। तो टेस्ट सीरीज एक ऐसी चीज नहीं है जिसको मैं पहले दिन से स्टार्ट करना चाहूंगा। ये मेरा अपना व्यू है, और मैं उसके मुतबादल में ये बेहतर समझता हूँ कि स्टूडेंट्स को इम्पोर्टेंट पोर्शंस जो टॉपिक्स उनके पढ़ाए गए हैं वो उनको बताए जाएं, जिसको वो देख के अपनी तसल्ली के साथ
देख के लिख लें। यानी ये वाला वाला बर्डन भी मैं नहीं देना चाहता कि उनकी जानिब से ज़बानी लिखा जाए, बल्कि एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स उनकी जानिब से उसको देख के लिखा जाए। क्योंकि जब हम याद भी करते हैं किसी चीज़ को, बुनियादी तौर पे इस सब के पीछे हमारा ये मकसद होता है कि उसके साथ हम फैमिलियराइज हो जाएं, कि जब वो सफ़ा हमारे सामने ना भी हो, हमारी इमेजिनेशन में उसका इफेक्ट मौजूद हो। और इस हद तक मौजूद हो कि अगर उस सेक्शन की एप्लीकेशन के जरिए मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिखना है तो मेरे जहन में हो कि वो मैं किस तरीके से लिखूंगा। अगर उसके एप्लीकेशन के नतीजे में मेरी जानिब से कोई केस प्लीड किया जाना है तो मुझे मालूम हो कि क्या चीज़ मैं प्लीड कर सकता हूँ और क्या चीज़ मैं प्लीड नहीं कर सकता। अगर मेरी जानिब से मैं किसी अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता हूँ और मेरी जानिब से कोई ऑर्डर पास किया जाना है, तो क्या ऑर्डर मैं पास कर सकता हूँ, किस हद तक कर सकता हूँ और किस हद तक मैं नहीं कर सकता हूँ। तो उस सब के लिए ये जरूरी होता है कि एट ऑल टाइम्स उसका एक इफेक्ट, उसका एक एसेंस माइंड के अंदर हो। और इसी वजह से एग्जामिनर आपसे ये मुख्तलिफ जो सिलेबस के होते हैं स्टैचू, वो आपसे पेपर में पूछ रहा होता है, ताकि जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है इस बंदे को आते हो, चाहे इसको जो भी काम दिया जाए। तो उसका एक तरीका तो ये है कि टेस्ट से लिए जाएं, और ये एक इफेक्टिव तरीका है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि ये सबके लिए नहीं होता। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए और इसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कि स्टूडेंट के माइंड में हर वक्त वो इफेक्ट मौजूद हो, उसका जो मुतबादल जैसे कि मैंने बयान किया वो ये है कि उसकी जानिब से स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स उसको लिखा जाए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये मेरी जानिब से आपको बता दिया जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी जानिब से लाजमी लिखे जाएंगे, और वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप खुद फैसला कर सकते हैं कि आपने लिखे जाएंगे या नहीं लिखे जाएंगे। या इवन आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि अब मैंने इतने नंबर ऑफ टाइम्स इसको देख के लिख लिया है और अब मेरी जानिब से इसको ज़बानी लिखा जाएगा। तो जो तरीक़ाकार है याद करने का, जहाँ तक बेवक्त का ताल्लुक है, तो वो इस तरीके से होगा। इसके अलावा जब कुछ हद तक हम सिलेबस को कवर कर लेंगे, तब मेरी जानिब से आपसे पूछा जाएगा कि आप इसी तरीके से आगे चलना चाहते हैं, या फिर आपकी जानिब से टेस्ट सीरीज जो है वो वॉलंटियर की जाए और फिर टेस्ट लेके उनको चेक किया जाए। तो ये दोनों तरीके से हम चल सकते हैं। जो बच्चे क्लास को ज्वाइन करेंगे, वो फिर एट द रेलेवेंट स्टेज ये बताएंगे कि टेस्ट सीरीज ठीक है या ये तरीका जो मेरी जानिब से बताया गया है ये ठीक है। क्योंकि जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है लोगों के साथ, वो ये है कि उनके लिए ये तरीका ज़्यादा सूटेबल रहता है। तो इनिशियली जो मेरे माइंड में है वो यही है कि इस तरीके से चलाया जाएगा, और फिर कुछ टाइम बाद ये स्टूडेंट से खुद पूछा जाए कि वो क्या समझते हैं कि ये ठीक है। ये क्योंकि वो तरीका होता है जो उन्होंने पहले आजमाया नहीं होता, और फिर जब वो आजमा लेते हैं उन्हें महसूस हो जाता है कि अच्छा ये उनके लिए, उनकी सिचुएशन के लिए ठीक है, उनकी एप्टीट्यूड के मुताबिक है या नहीं है। और फिर उनकी जानिब से डिसाइड कर दी जाए कि यही होना चाहिए या जो दूसरा तरीका है टेस्ट का वही होना चाहिए। अच्छा, ये अब जनरल बातें थी कि किस तरीके से मैं सिलेबस को इंटरप्रेट करता हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ स्मॉल इनएक्टमेंट्स हैं जिनके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का तस्वर नहीं है, जिस तरीके से लिमिटेशंस एक्ट है, जिस तरीके से स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है। लेकिन जब आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के क्वेश्चंस को देखते हैं तो फिर आपको ये मालूम होता है कि स्पेसिफिक रिलीफ में जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, चाहे वो कैंसलेशन है, चाहे वो वसीयन है, तो उसके अंदर वो काफी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछता है। तो जब उन टॉपिक्स को समझा जाएगा, तो जो ऑनरेबल कोर्ट्स के रूलिंग्स हैं उसके रेफरेंस के साथ उसको समझा जाएगा। क्योंकि जहाँ तक मेरा कंप्लीट एक्सपीरियंस है इस सब्जेक्ट्स के हवाले से, एग्जामिनर की जानिब से वही सवालात पूछे जाते हैं जो कि ऑनरेबल कोर्ट्स की जानिब से लैंडमार्क जजमेंट्स में सेटल किए गए हैं। तो सेटल्ड क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जाते हैं, और एग्जामिनर का मकसद ये होता है कि क्या ये बंदा जो एक वकील है और जो इस सब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड है, क्या वो इतना ऑनेस्ट था कि वो सब्जेक्ट के जो लैंडमार्क डिसीजंस हैं और जो की पॉइंट्स हैं उनको उसने इंटरेस्ट डेवलप किया हो, उनको समझाओ। तो मेरी जानिब से ये कोशिश की जाएगी कि हर जगह पे जहाँ तक मुमकिन हुआ आपको वो इम्पोर्टेंट जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं उनसे रोशनास करवाया जाए कि उनके अंदर क्या क्रक्स होल्ड किया गया है और उसका क्या मतलब है। जो उनके नंबर्स हैं, सीरियल साइटेशन नंबर्स, ये आपने मेमोराइज नहीं करने, बल्कि जो उनका क्रक्स है वो आपकी जानिब से मेमोराइज किया जाएगा। और अगर मैटर है सिविल प्रोसीजर कोड का, तो फिर आपको ये भी मालूम होगा, और ये आपको दिखाए भी जाएंगे कि वो कौन से ऑर्डर्स हैं जो उनको फॉलो नहीं कर रहे,
और वो कौन से ऑर्डर हैं जिनके अंदर उनको फॉलो किया जा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट जो आज का यानी कि लेक्चर है, जो कि आपको दिखाने के लिए कि जब क्लास के अंदर आप आएंगे तो किस तरीके का होगा, वो लेक्चर मेरी जानब से पिक किया गया है कि एक्स पार्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने वाला ऑर्डर क्या है और उसके खिलाफ रेमेडी किस शक्ल के अंदर मौजूद है। तो स्क्रीन शेयरिंग ऑन करते हैं। ये देखें, स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबके पास? यस सर। यस सर। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ कि ये साइड पे वो आया। चलें ठीक है। जी सर, ठीक अब है। ज, अब जहाँ तक एक्सपर्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने का ताल्लुक है, वो दो किस्म का है। एक तो वो एक्सपर्ट प्रोसीडिंग्स हैं जिसके अंदर डिफेंडेंट की जानिब से कोई अपीयरेंस भी टेंडर नहीं की गई, और एक दूसरी एक्सपर्ट प्रोसीडिंग्स है जिसके अंदर उसकी जानिब से अपीयरेंस भी की जाती है, और फिर बेशक वो रिटर्न स्टेटमेंट ना करे लेकिन वो अपीयर हुआ है। और एक और इसी इसी सेंस के अंदर वो लिया जाता है कि वो अपीयर हुआ, उसकी जानिब से रिटर्न स्टेटमेंट भी दी गई, वो तमाम प्रोसीजर में पार्टिसिपेट भी करता गया, फ्रेम भी हुए इश्यूज, लेकिन उसके बाद आगे एविडेंस की रिकॉर्डिंग में या उसके दरमियान उसकी जानिब से डिसअपियरेंस शो की जाती है, यानी वो आया था लेकिन उसके बाद वो आना बंद हो। जो ऑर्डर 9 का रूल 6 है, ये दोनों सिचुएशंस को कवर अगर तो करता है। ये समजायचे ते अडॅप्ट करणे आणि खबर ही जो लिखी होती ना आणि इनको को छा लग रही मार काइंडली मतलब अपना माइक ऑफ कर दें। पर जैसा कि मैं बता रहा था, जो ऑर्डर 9 का रूल 6 है, ये दोनों सिचुएशंस को कवर करता है। लेकिन अगर आप इसके पोर्शंस को देखेंगे, तो मैसिव पोर्शन इसका डेडिकेट किया गया है उस सिचुएशन को जहां पे समन ड्यूली सर्व नहीं हुए। अब आप इसकी लैंग्वेज को पढ़े, मैं आपके साथ पढ़ता हूँ कि वेयर द प्लेंटिफ अपीयर्स एंड द डिफेंडेंट डज नॉट अपीयर। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जब दोनों में से एक पार्टी लाजमी तौर पे वहां पे मौजूद है। अब डज नॉट अपीयर का ये मतलब है कि अगर इसको स्टार्ट में देखें, तो वो कहता है कि जब अपीयरेंस के लिए फिक्स किया जाएगा तो पार्टी कैसे आ सकती है? वो इन पर्सन आ सकती है पार्टी, वो अपने प्लीडर के जरिए आ सकती है, या फिर जिस तरह ऑर्डर 3 के अंदर रिकॉग्नाइज किया गया कि वो उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है उसके जरिए भी आ सकती है। तो एक तो ये चीज है। दूसरा, अगर नीचे देखें तो लिखा हुआ है कि जिस पार्टी को ऑर्डर किया जाता है लाजमी तौर पे, यानी एक स्पेसिफिक ऑर्डर एग्जिस्ट करता है कोर्ट का ऑर्डर शीट के ऊपर, कि वो असालतन आए, ही हैज टू अपीयर इन पर्सन, और वो असालतन नहीं आता उस दिन, जिस दिन उसको कहा गया कि वो असालतन आए, वो उस दिन असालतन नहीं आता। तो या तो वो उसकी माकूल वजह बयान करेगा, यानी सफिशिएंट काज शो करेगा जिससे अदालत सेटिस्फाई होगी, या फिर ये समझा जाएगा कि वो नहीं आया। अब वापस रूल 6 में चलते हैं। वो कहता है कि प्लेंटिफ आया है और डिफेंडेंट नहीं आया, और सूट की उस दिन हियरिंग थी, यानी एक डेट ऑफ एडजर्नमेंट थी, और उसके टाइम अलावा बचे जो तो अगर अगर उसके हाँ अलावा नहीं किसी टाइम चीज बचे का ना तो कोई तो फिर बंद नहीं। जाने में ले ना लगी तो क्लास ए, बी और सी इस सिचुएशन को डील करता है। क्लास ए ये कहता है कि अगर ये साबित है, इट इज प्रूव्ड, कि समन ड्यूली सर्व था, द कोर्ट में प्रोसीड एक्स पार्ट, तो कोर्ट एक्स पार्ट प्रोसीड कर सकती है एंड पास डिक्री विदाउट रिकॉर्डिंग एविडेंस, कि वो एविडेंस रिकॉर्ड किए बगैर भी एक डिक्री पास कर सकती है। यानी कि प्लीडिंग्स की बुनियाद के ऊपर जब सिर्फ प्लेंट मौजूद है और कोई मिसल के ऊपर शहादत नहीं आई, तो उसकी बुनियाद के ऊपर भी
डिग्री पास की जा सकती है एक्सपर्ट। क्लास बी ये कहता है कि अगर ये साबित नहीं होता कि समन ड्यूली सर्व था। अब समन की ड्यू सर्विस क्या है और ड्यू सर्विस के हवाले से ऑर्डर क्या है, ये ऑर्डर 5 के अंदर डील किया जाएगा और एट दैट स्टेज क्लास के उसके अंदर मेरी जानिब से तफसील से आपको बताया जाएगा। फिलहाल ऑर्डर 9 में मैं सपोज करता हूँ कि आपने ये देखा हुआ है और उससे क्या मतलब लिया जाता है। तो समन अगर ड्यूली सर्व नहीं हुआ यानी समन की सर्विस नहीं हुई तो कोर्ट डायरेक्ट कर देगी कि सेकंड समन इशू किया जाए और सर्व किया जाए। अगर सर्व हुआ है लेकिन इस हद तक टाइम नहीं रहा, नॉट इन सफिशिएंट टाइम टू अनेबल हिम टू अपीयर। मिसाल के तौर पे आज 7 डेट है, सर्विस ही 6 को हुई और 7 को पेशी थी, तो इसका मतलब है कि सफिशिएंट टाइम नहीं था कि एक आदमी की जानिब से अपीयरेंस दी जाए। क्योंकि फर्स्ट टाइम उसकी एडजस्टमेंट है और उसकी जानिब से अपीयर होना है, तो उसकी ट्रैवलिंग की भी देखना है कि उसका किस हद तक डिस्टेंस है कोर्ट हाउस से। फिर उसकी जानिब से एक काउंसिल भी रखा जाना है या किसी से मुशावरत भी की जाएगी कि इस दावे के हवाले से वो क्या करे, या वो खुद भी सोचना चाहेगा कि मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा या मैं इसको कंटेस्ट करूंगा। तो बेसिकली एक पर्सन को एक सफिशिएंट टाइम चाहिए, सर्विस काफी नहीं है। तो अदालत ये समझती है कि सर्विस हो चुकी है, अलबत्ता जिस डेट को वो सर्विस हुई है उसमें, और जो हेयरिंग की डेट थी, एडजर्नमेंट थी, पेशी थी, उसके अंदर इतना वक्त नहीं था कि वो सफिशिएंट होता वो अपीयर हो और फिर उसका जवाब भी दे। तो कोर्ट की जानिब से लाजमी तौर पे पोस्टपोन कर दी जाएगी हियरिंग और इस दिन का नोटिस दे दिया जाएगा डिफेंडेंट को। अगर इसके अंदर प्लेंटिफ का कसूर था कि जो समन है इट वाज नॉट ड्यूली सर्व्ड या वो सर्व नहीं हुआ सफिशिएंट टाइम में, तो यानी जो क्लास बी और सी है इसके अंदर अगर प्लेंटिफ का कसूर था, उसका डिफॉल्ट था, द कोर्ट शैल ऑर्डर द प्लेंटिफ टू पे द कॉस्ट ओकेजन बाय द पोस्टपोनमेंट। जो कॉस्ट एडजर्नमेंट के दौरान फिक्स की जाती है अदालत की जानिब से, वो राइवल पार्टी को पे की जाती है। तो एक डिफेंडेंट की जानिब से सफिशिएंट टाइम ना होने के बावजूद अपीयरेंस दी जाती है। अब जाहिर है वो रेडी नहीं है कि वो उस प्रोसीडिंग को इंटेलिजेंटली रिस्पॉन्ड कर सके, लेकिन वो सफर करके तो आया है, अदालत भी उधर मौजूद थी, उसका भी टाइम ना खर्च हुआ इस हियरिंग के अंदर, लेकिन उसमें जो उसका ऑब्जेक्ट था हियरिंग का वो अचीव नहीं हो सका। और वो इस वजह से नहीं हो सका, और अगर कोर्ट का ये कंक्लूजन है कि वो इस वजह से नहीं हो सका कि प्लेंटिफ की जानिब से फॉल्ट किया गया, उसकी जानिब से डिफॉल्ट हुआ है, जिसकी वजह से हम प्रोसीड नहीं कर सके। जो हम करते अगर वो टाइम पे उसको समन दिया जाता तो फिर अदालत की जानिब से कास्ट भी लगाई जाएगी, और यहाँ पे शेल है तो यानी ऑर्डिनरीली कास्ट लगाई जाएगी। अब यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसीडिंग है जिस हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है जिसके अंदर डिफेंडेंट अपीयर भी हुआ, उसकी जानिब से कंटेस्टिंग रिटन स्टेटमेंट भी की गई, उसके बाद इश्यूज भी फ्रेम हुए, उसके बाद प्लेंटिफ एविडेंस के लिए लगाया गया या किसी भी स्टेज के लिए लगाया गया, लेकिन उस स्टेज के ऊपर डिफेंडेंट फिर अपीयर नहीं हुआ। लेकिन उससे पहले अब इसको उर्दू में देख लिया जाए जो रूल 6 है। ये स्क्रीन है जो आपके सामने है। अगर पेशी मुकदमा के वक्त मुद्दा लहर हाजिर ना हो, एक तरफा कार्रवाई कर सकती है और कोई शहादत कलम बंद किए बगैर डिग्री जारी कर सकती है। डिटेल में जो पढ़ना चाहेंगे वो इसको रिकॉर्डिंग के अंदर पास करके देख सकते हैं। लेकिन हम इधर स्टेज के ऊपर वापस आ गए। जब एक सिचुएशन जो मैंने आपको पुट किया वो ये थी कि एक आदमी की जानिब से अपीयरेंस हुई और वो कंटेस्टिंग डिफेंडेंट बन गया। यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ कि वो कंटेस्टिंग डिफेंडेंट होगा तो फिर किस तरीके से डील किया जाएगा। तो इसका मतलब है कि उसकी दफा भी जो हम सिचुएशन समझेंगे वो ये है कि समन ड्यूली सर्व था और इस चीज की एविडेंस
जिसकी बुनियाद पे हम ये कंक्लूड करेंगे कि समन ड्यूली सर्व था, वो ये था कि वो अपीयर भी हुआ और उसकी जानिब से एक रिटन स्टेटमेंट भी दी गई, यहाँ तक कि वो दावा जो है उसको कंटेस्ट कर रहा है। तो ये बात कि वो दावा कंटेस्ट कर रहा है इन इटसेल्फ इस चीज का सबूत है कि जो समन है वो ड्यूली सर्व हुए हैं। तो लिहाजा इस सिचुएशन के अंदर भी ऑर्डर 9 का रूल 6 क्लास ए अप्लाई होता है, सब रूल 1 फिर क्लास ए अप्लाई होता है और ऑर्डर इसी के तहत दिया जाता है। अब अगर एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर समन ड्यूली सर्व नहीं हुआ था, तो ऑर्डर 5 के जो प्रोसीजर है और कोर्ट की सेटिस्फेक्शन है, उसके मुताबिक ऑर्डर शीट के ऊपर वो चीज रिप्रेजेंट होगी और उसके बाद फिर एक्स पार्ट का ऑर्डर होगा। लेकिन बहरहाल यहाँ पे वो ऑर्डर था जो कंटेस्टिंग डिफेंडेंट की जानिब से डिसअपियरेंस की वजह से किया गया। तो कोर्ट प्रोसीड कर सकती है एक्स पार्ट और कोर्ट की जानिब से डिक्री भी की जा सकती है। लेकिन कोर्ट के पास एक थर्ड ऑप्शन भी मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे लफ्ज में इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब है कि ये अदालत की सवाबदीद है। अगर वो चाहे तो वो एक्स पार्ट प्रोसीड करे और अगर वो चाहे तो ना करे। अगर ऑर्डर 9 में ये रूल 6 में ये लैंग्वेज मौजूद होती जहाँ पे मे लिखा जाता और यहाँ पे सवाबदीदी अख्तियार दे दिया जाता अदालत को, तब भी ये बात मुकम्मल थी और ये समझा जाता कि अदालत के पास अख्तियार था कि अगर डिफेंडेंट नहीं भी आता तो अदालत की जानिब से एक्स पार्ट की बजाय एक नेक्स्ट एड जजमेंट दे दी जाए। एक सवाल जो माइंड में आना चाहिए वो ये है कि कौन सी सिचुएशन के अंदर अदालत को ये मौका देना चाहिए और कौन सी सिचुएशन में ये मौका नहीं देना चाहिए। इसका सादा जवाब, जो शायद नामुकम्मल हो लेकिन सादा हो, वो ये है कि अगर वैल्यूएबल राइट्स पार्टीज के इन्वॉल्व हैं तो फिर अदालत को चाहिए कि बहुत जल्दी एक्स पार्ट प्रोसीडिंग्स ऑर्डर पास ना करे बल्कि एक एडजर्नमेंट दे दे। वैल्यूएबल राइट से मुराद ये है कि जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी का मामला है या जहाँ पे एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जो मॉनेटरी वैल्यू अगर उसकी पैसों के अंदर वैल्यू काउंट की जाए तो वो बहुत ज़्यादा है, तो ये एक वैल्यूएबल राइट है। तो इस तरह की सिचुएशंस के अंदर हम ये समझते हैं कि ये वैल्यूएबल राइट्स हैं। बहुत सारे दावाजात जो अदालतों के अंदर मौजूद हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करते हैं, तो उनमें वैल्यूएबल राइट्स मौजूद होते हैं और ये अदालत का काम है कि बात सिचुएशंस के अंदर उस डिफेंडेंट के राइट को भी प्रोटेक्ट किया जाए जो किसी नेग्लेक्ट की वजह से अपीयर हो गया है, जो इससे पहले तमाम डेट्स के ऊपर आता रहा है डिलीजेंटली, लेकिन एक डेट के ऊपर अगर नहीं आया तो फौरी तौर पे एक्स पार्ट प्रोसीडिंग्स पास करने के बजाय उसके इंटरेस्ट का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और एक एडजर्नमेंट दे दी जाए इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। एडजर्नमेंट जहां तक देने का ताल्लुक है, तो ये बात ऑर्डर 17 के अंदर रूल 2 के अंदर लिखी हुई है कि हेयरिंग वाली डेट के ऊपर पार्टीज में से कोई एक नहीं आया तो या तो एक कॉन्सिक्वेंस आ जाएगा डिसअपेयरेंस का, जो फिलहाल जो अंडर डिस्कशन है कॉन्सिक्वेंस वो एक्सपार्ट प्रोसीडिंग्स के हवाले से है, या फिर कोर्ट वो ऑर्डर कर सकती है जो ये मुनासिब समझती है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर 17 का रूल 2 है, ये भी अदालत को ये डिस्क्रेशन देता है कि अदालत की जानिब से एडजर्न कर दिया जाए। ये एडजर्नमेंट हो सकती है कास्ट के लिए कि सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ कास्ट है जब वो अपीयर होगा, या उसके अलावा भी ऑर्डर किया जा सकता है। लेकिन लाजमी नहीं है कि हर दफा उसको अब्यूज की इजाजत भी दी जाए। जिस तरह की मैंने पहले बात की कि दोनों पार्टीज चाहे वो डिफेंडेंट हो या प्लेंटिफ हो, उनके राइट्स को बैलेंस करना और उन्हें डिफेंड करना अदालत का काम है, इवन जब वो पार्टी मौजूद नहीं भी होती। तो अगरचे एक आपकी जानिब से एडजर्नमेंट दे दी जाती है, उसका ये मतलब नहीं है कि मल्टीपल एडजर्नमेंट्स इसी ग्राउंड पे दी जाए सिर्फ इसलिए कि वैल्यूएबल राइट्स पार्टीज के अटैच्ड हैं उसके साथ। क्योंकि अगर इस तरह भी किया जाएगा तो फिर एक पार्टी कंटिन्यूअसली अपने आप को एब्सेंट कर सकती है और फिर यूं भी वो अदालत के प्रोसेस को एब्यूज कर सकती है। तो कंटिन्यूअसली नहीं, लेकिन कुछ अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है और कानून इस चीज़ को रेकमेंड करता है कि जहाँ पे वैल्यूएबल राइट्स अटैच्ड हैं वहाँ पे
कुछ हद तक उन्हें रिलीफ दिया जाए, और फौरी तौर पे अगर उनकी जानिब से कोई नेगलेक्ट होती है या फेलियर होती है तो पिनलाइज ना किया जाए। अब जो ऑर्डर 6, ये ऑर्डर 9 के रूल 6 के अंदर ये एक्स पार्ट प्रोसीडिंग ऑर्डर हुआ, इसके खिलाफ जो रेमेडी है वो रूल 7 में है कि अदालत की जानिब से एडजर्न कर दिया गया सूट एक्स पार्ट, और डिफेंडेंट उसी पे हेयरिंग पे या उस हेयरिंग से पहले अपीयर होता है और अजाइन करता है एक अच्छी वजह, गुड काज, फॉर हिज प्रीवियस नॉन अपीयरेंस, उसकी एब्सेंस के हवाले से एक वजह वो दे देता है। तो अदालत को सवाबदीद हासिल है कि उन टर्म्स पे जो अदालत डायरेक्ट करती है, चाहे वो कास्ट के हवाले से हो या अदरवाइज हो, कि उसे अब सुना जाएगा और ये ऐसे ही होगा एज इफ ही हैड अपीयर्ड ऑन द डे फिक्स फॉर हिज अपीयरेंस। यानी कि जिस डेट को वो डिसअपियर हुआ, उस डेट को जो काम होना था, अब वही काम होगा अगर ऑर्डर 9 रूल 7 के तहत एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर दिया जाता है। तो बुनियादी तौर पे जो घड़ी के हैंड्स हैं, क्लॉक्स ऑफ टाइम है, उसे टर्न बैक कर दिया जाएगा अगर ये एक्सेप्ट हो जाती है गुड काज शो कर। ये इसका उर्दू वर्जन है। अब यहाँ पे जो कंफ्यूजन आती है वो ये है कि अगर इसकी लैंग्वेज को देखें, एडजर्न था हियरिंग ऑफ द सूट एक्स पार्ट, डिफेंडेंट एट और बिफोर सच हियरिंग। तो यानी अगर डिफेंडेंट अपीयर होना चाहता है, ऐसा तासुर मिलता है कि उसे अपीयर होना होगा उसी एक हियरिंग पे या उससे पहले। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि वो उस हियरिंग के बाद भी आ सकता है। तो एक सवाल जो कुदरती तौर पे जहन में आना चाहिए वो ये है कि क्या एक हियरिंग के बाद अपॉर्चुनिटी चली जाएगी रूल 7 के तहत दरखास्त देने की उस एक्स पार्ट प्रोसीडिंग्स ऑर्डर को सेटिस्फाइड करने के लिए, या नहीं? आप एज जुडिशियल ऑफिसर्स कई दफा ये आर्गुमेंट सुनेंगे कि यहाँ पे इसका मतलब यही है कि या तो वो उसी हियरिंग पे आए जो एक दफा फिक्स हुई है, या उससे पहले आ सकता है लेकिन उसके बाद नहीं, क्योंकि कानून में ये लिखा हुआ नहीं है। एज काउंसल आपको ये आर्ग्यू करना पड़ेगा, ताकि आप अगर प्लेंटिफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसको ग्राइंड करना चाहते हैं डिफेंडेंट को, तो आप इस तरह की बात करेंगे। लेकिन एज अ डिफेंडेंट काउंसल आपको फिर इसका जवाब भी देना होगा। फिर इसी के साथ एक रेलिवेंट चीज ये है कि जो एक्स पार्ट प्रोसीडिंग्स का ऑर्डर हो गया, उसको सेट असाइड करने के लिए कितने ड्यूरेशन के अंदर, अच्छा ये लेस देन 1 मिनट रह गया अब ये मीटिंग के 40 मिनट पूरे होने में, चलें, तो कितनी लिमिटेशन पीरियड के अंदर उस दरखास्त को दायर किया जा सकता है, एक सवाल। दूसरा सवाल इसमें यह पैदा होता है कि वो कौन सा स्टेज है जिसके ऊपर वो दरखास्त दी जा सकती है, और किस स्टेज के बाद वो मोहलत, वो अपॉर्चुनिटी, जब वो दरखास्त दी जाए वो लैप्स कर जाती है, वो खत्म हो जाती है। और इन दोनों चीजों को हम समझेंगे फिलहाल। अब एक लेटेस्ट जजमेंट ऑनरेबल हाई कोर्ट की राय के अंदर कि इसका क्या जवाब